नमस्कार मित्रों, आपका तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम लोग अपने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास प्रारंभ किया उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अर्थात पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पर्वत या उसके बाद पठार जो पढ़े थे, तो उसी क्रम में जो स्थल पर जो तीसरी प्रमुख संरचना बनती है अर्थात मैदान, उनके विषय में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि मैदान भी हमारे स्थल मंडल का ही एक भाग है। और जब हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पर्वतों की स्थिति लगभग पूरे स्थल मंडल में 26% है, उसी तरह पठारों की स्थिति 33% है, तो उसी संरचना के आधार पर हम ये भी देखते हैं कि हमारे सबसे बड़े भाग जो हैं वो हैं स्थल के मैदान, जिनकी स्थिति लगभग 44% पाई जाती है। मैदान क्या होते हैं? मैदान एक निम्न उच्चावच के क्षेत्र हैं। निम्न उच्चावच के तो जितने भी हैं ये ध्यान रखिएगा कि जब हम लोगों ने स्थल मंडल शुरू किया था तब 3 तरह की संरचनाओं की बात की थी। एक पढ़ी थी पर्वत, दूसरी पढ़ी थी पठार और तीसरी पढ़ी थी मैदान की संरचना। पर्वत जब पढ़ा था तो ये ऐसी संरचना जिनकी ऊंचाई 700 मीटर या उससे अधिक हो सकती है और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच ये कहलाते हैं, जिनकी जो शिखर होते हैं, पीक होते हैं, वो बहुत तीव्र होते हैं, उनकी ढालांश जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये ऐसी संरचनाएं जो होती हैं वो पर्वत कहलाती हैं। दूसरी संरचना हम लोगों ने ये पढ़ी थी जिनकी ऊंचाई 150 मीटर या उससे अधिक और 600 या हम कहें कि 700 मीटर या उससे कम की होती है, अपवादों को छोड़कर, और इनमें किसी भी तरह का शिखर नहीं पाया जाता है और इनमें किसी भी तरह की विशेष कोई ढाल नहीं होती है, और ढाल होती भी है तो बहुत धीमी होती है, मंद ढाल की स्थिति, तो ये पठार कहलाते हैं। इन दोनों के विषय में पढ़ चुके हैं। तीसरा जो संरचना है वो है प्लेन, मैदान। मैदान हमारी पृथ्वी के निम्न श्रेणी के उच्चावच हैं, लेकिन ये भी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे पर्वत द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, वैसे ही पठार द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, वैसे ही हमारे मैदान भी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, लेकिन इनकी निम्न स्थिति है। यह ज्यादातर समतल होते हैं। समतल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल चिकने होंगे, ऊबड़ खाबड़ हो सकते हैं, लेकिन इनकी स्थिति कहीं ना कहीं पूरे स्थल मंडल में बिल्कुल समतल है। यह सभ्यताओं के पालने कहलाते हैं। सभ्यताओं के पालने मैदान इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई वो ज्यादातर मैदानों में ही विकसित हुई। चाहे आप भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता ले लीजिए, चीन की सभ्यता ले लीजिए, इसके अतिरिक्त आप सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, कोई भी सभ्यता उठाकर देख लीजिए। नदियों के किनारे हैं वो अलग विषय है, लेकिन अधिकांश ही नहीं, लगभग सभी सभ्यताएं और आधुनिक जो सभ्यताएं हैं वो भी कहीं ना कहीं सब मैदानों में ही दिखती हैं। हमको पर्वतीय क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों में बहुत छोटा सा जनसमूह दिखाई पड़ता है, वो भी मैदानों से सीधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। तो मैदानों की स्थिति हमारी स्थिति के अनुसार जो है वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। हमारी पूरी पृथ्वी में अगर हम मैदानों की बात करें तो जैसे यह 26% पाए जाते हैं पर्वत, जैसे हमारे पठार 33% पाए जाते हैं, पूरे के पूरे स्थल मंडल में, पूरी पृथ्वी के स्थल मंडल में मैदानों की स्थिति लगभग 44% की है। अर्थात सबसे बड़ी स्थल मंडल की संरचना जो है वो मैदान ही है, ये ध्यान रखिएगा। 26% पर्वत, 33% पठार और लगभग 44% जो है वो हमारे यहाँ मैदान पाए जाते हैं पूरी पृथ्वी के स्थल मंडलीय स्वरूप में। हम स्थल मंडल की केवल बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि मैदानों की और क्या स्वरूप हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं होता है कि कोई भी मैदान समुद्र तल से ऊपर ही होगा या समुद्र कैसा होगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हम मैदानों की जब बात करते हैं तो हमको समुद्र तल से ऊपर भी काफी मिलते हैं। जैसे लगभग यही है, आप समुद्र तल से दिल्ली को ले लीजिए तो दिल्ली लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर है। कानपुर को ले लीजिए, ये भी लगभग 156 मीटर की ऊंचाई पर है। तो दिल्ली है, कानपुर है, तो ये दिल्ली कानपुर का जो पूरा बेसिन है, ये पूरा एरिया है, वो 150, 156, 160 के मीटर की ऊंचाई पर है, अर्थात समुद्र तल से काफी ऊंचा है।
जब हम और मैदानों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कुछ मैदान समुद्र तल के बिल्कुल बराबर होते हैं। जैसे चेन्नई का जो क्षेत्र है वो समुद्र तल से बिल्कुल बराबर है। जो उसका पूरा मैदानी क्षेत्र है, उसका जो तटीय क्षेत्र है, उसका पूरा एरिया है, वो लगभग समुद्र तल से बराबर का है। और हम जब इसके अतिरिक्त भी और मैदानों की बात करते हैं जिसमें हमें खास तौर से हॉलैंड क्षेत्र के जो मैदान मिलते हैं, हॉलैंड के पोल्डर मैदान जिन्हें कहते हैं, पोल्डर मैदान जो है वो समुद्र तल से काफी नीचे हैं, अर्थात उनकी स्थिति समुद्र तल से भी काफी नीचे है। तो ये हमें 3 तरह के मैदानों की स्थिति मिलती है ऊंचाई के आधार पर। अगर हम बात करें तो समुद्र तल से ऊंचे भी हैं, समुद्र तल के समकक्ष भी हैं और समुद्र तल से नीचे मैदान भी पाए जाते हैं। अगर हम निर्माण के आधार पर बात करें तो फिर हमारे पास 3 तरह के मुख्य मैदानी स्वरूप मिलते हैं। पहला है ध्वंसात्मक डिस्ट्रक्टिव, दूसरा है निक्षेपात्मक या डिपोजिशनल या रिफ्लेक्सिव, और तीसरा है रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव। ये 3 तरह के प्रमुख मैदानी संरचना हमारे पास पाई जाती है। तो वो इनको समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से मैदान हैं, कैसे मैदान हैं या कैसे इनका निर्माण होता है। देखिए, ध्वंसात्मक मैदानों का मतलब ये है कि जिनका निर्माण ग्लेशियर के कारण, हवाओं के कारण या पानी के कारण अपरदन की प्रक्रिया अर्थात इरोजन की प्रक्रिया के आधार पर टूटने, बिखरने, ध्वंस होने आदि के कारण निर्मित होते हैं, तो वो मैदान जो होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव या ध्वंसात्मक मैदान कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले है हमारे कास्ट के मैदान। कास्ट के प्लेन जो हैं वो ज्यादातर चूने पत्थर की जो पहाड़ियां हैं या चूने पत्थर के जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं, या ऐसी चट्टानें जो काफी कमजोर होती हैं, कठोर चट्टानें नहीं होती हैं। जैसे आप इसका बढ़िया एग्जांपल ले सकते हैं, भारत में आप चित्रकूट का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य, वो जो क्षेत्र है वो एक तरह के कास्ट के ही मैदान है, क्योंकि ये चूने पत्थर की पहाड़ियों के क्षेत्र होने के साथ ही ये चूने पत्थर के मैदानी क्षेत्र भी हैं, पहाड़ों के साथ भी ये मैदानी क्षेत्र भी हैं। तो कास्ट के मैदान जो होते हैं चूने पत्थर की या ऐसी संरचनाएं, पहाड़ी संरचनाएं जो काफी कमजोर होती हैं, टूट जाती हैं किन्हीं कारणों से, उनके कारण इनमें इनका निर्माण होता है। या हम ये कहें कि वो पहाड़ी क्षेत्र पानी में बह जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, चित्रकूट और इसके साथ ही यूगोस्लाविया के जो कास्ट के मैदान हैं उनके तो नाम के आधार पर ही पड़ा है इसका कास्ट का मैदान, जो यूगोस्लाविया में पाए जाते हैं, यूरोप में। दूसरा है हिम अपर्दित या ग्लेशियल प्लेन। हिम अपर्दित का मतलब क्या है? हिम अपर्दित तो सीधा सा मतलब है बर्फ के टूटने से, बर्फ के अपर्दन से। जो ग्लेशियर या पहाड़ियां टूटती हैं वो ग्लेशियर या पहाड़ियां जो होती हैं उनके संचलन से जो टूटती हैं वो सारे के सारे मैदान जो हैं वो हिम अपर्दित मैदान कहलाते हैं। जैसे आप कनाडा के मैदान ले लीजिए, इंग्लैंड के ले लीजिए, ग्रीनलैंड के क्षेत्र ले लीजिए, आप अंटार्कटिका के क्षेत्र ले लिए, दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में, नॉर्थ पोल के क्षेत्र में। तो ऐसे जितने भी प्लेन बन रहे हैं जो कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स के टूटने से या उसकी वजह से पहाड़ियों की संरचना टूटने से, ध्वंस होने से बनते हैं, वो हिमपर्दित मैदान कहलाते हैं। मरुस्थलीय मैदान का क्या मतलब है? अर्थात ये वायु अपर्दन से निर्मित होते हैं। वायु लगातार अपने साथ धूल के कणों को, बालू के कणों को, रेत के कणों को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, किन्हीं क्षेत्रों में स्थापित करती चली जाती है, इकट्ठा करती चली जाती है, वायु अपर्दन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती। तो ऐसे मैदानों का निर्माण होता है। जैसे भारत में राजस्थान का पूरा क्षेत्र ही है, पंजाब भी आ रहा है इसी में, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र आ रहा है, गुजरात का उत्तरी क्षेत्र आता है। तो ये जो मैदानी स्वरूप हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मरुस्थलों के कारण, अर्थात जो रेत है, बालू है, उसके उड़ जाने के कारण निर्मित होते हैं। तो ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों के मैदान मरुस्थलीय मैदान कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये तीसरे प्रकार के आपके मैदान है। निक्षेपात्मक मैदान, डिपोजिशनल या रिफ्लेक्सिव मैदान से क्या मतलब है, इनको समझते हैं। दूसरे प्रकार के
निक्षेप शब्द का मतलब होता है कहीं पर किसी चीज का निक्षेप हो जाना, अर्थात कहीं पर कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ इकट्ठी हो जाना। निक्षेप का मतलब ही यही होता है। तो निक्षेप या कहीं पर डिपॉजिट हो जाना, जमा हो जाना, तो ऐसी संरचना के आधार पर ये कई प्रकार के मैदान बनते हैं। जलोढ़ का मैदान, अपोड़ का मैदान, लावा का मैदान, लोयस का मैदान, झील के मैदान, संप्राय मैदान, तो ये सब निक्षेपात्मक मैदान कहलाते हैं। जलोढ़ के मैदान एलुवियल है, ध्यान रखिएगा। ये जो मैदान है खास तौर से एलुवियल जलोढ़ के मैदान, ये उन क्षेत्रों में ज्यादा निर्मित होते हैं जहां पर नदियां पाई जाती हैं। नदियां होती हैं, नदियों का तेज बहाव होता है, जैसे उत्तर भारत का क्षेत्र। और नदियां अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में पहाड़ों से, ग्लेशियर से, या जहां से उनका प्रारंभ होता है वहां से आगे बढ़ते हुए अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में गाद, अवसाद या सिल्ट, पत्थर के टुकड़े हो सकते हैं, बहुमूल्य धातुएं हो सकती हैं, या बालू के कण हो सकते हैं, धूल हो सकती है, मिट्टी हो सकती है। तो ये सारी जो प्राकृतिक अवसाद हैं, सिल्ट हैं, उनको बहा कर लाती चली जाती हैं और किन्हीं क्षेत्रों में आकर नीचे के क्षेत्र या तराई के क्षेत्रों में जमा करना प्रारंभ कर देती। उस तराई के क्षेत्र के कारण जो मैदान बनता है वो पूरा का पूरा जलोढ़ मैदान या एलुवियल प्लेन कहलाता है। जैसे उत्तर भारत का मैदान जो गंगा से लेकर सिंध, या हम ये कहें कि सिंध नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक के बीच का जितना भी क्षेत्र है वो इसी प्रकार का। और ये मैदान कई प्राकृतिक संरचनाओं को अभी निर्माण करते हैं, जैसे खादर का क्षेत्र होता है, बांगर का क्षेत्र होता है, तराई का क्षेत्र होता है, भावर का क्षेत्र होता है, कई प्रकार की संरचनाएं होती हैं। इनको अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि इन मैदानों की उपजाऊपन बहुत ही ज्यादा अधिक होता है, और बहुत अधिक होने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा उत्तर भारत का क्षेत्र, गंगा और यमुना के द्वाब का क्षेत्र। गंगा यमुना द्वाब और पंजाब का जो क्षेत्र है, 5 नदियों के बीच का क्षेत्र, ये विश्व के सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। गंगा यमुना का क्षेत्र दुनिया का तीसरा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, और ये गंगा और यमुना के बहाव का क्षेत्र है, जलोढ़ का मैदान है। दूसरे प्रकार के हैं ड्रिफ्ट प्लेन या अपोड़ मैदान। ड्रिफ्ट प्लेन का मतलब ये है कि ऐसे मैदान जो कहीं ना कहीं ग्लेशियल के टूटने के कारण निर्मित होते हैं। बिल्कुल जैसे ये हिम अपर्दित था वैसे ही ये अपोड़ है। हिम अपर्दन का स्वरूप ये था कि ग्लेशियर कहीं भी बहकर छोटे छोटे मैदानों का निर्माण करता है, लेकिन अपोड़ का मतलब ये है कि ग्लेशियर जब बहकर एक ही जगह पर स्थापित होना शुरू हो जाता है तो ये मैदान बनने शुरू हो जाते हैं। तो अपोड़ के मैदान हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे मैदान जैसे हम यूरोप में देखते हैं, हम कनाडा में देखते हैं, हालांकि ये मैदान बिल्कुल वही है जो ऐसे ही है, लेकिन बस ये ही यहाँ पर छोटा स्वरूप होता है, यहाँ पर बड़ा स्वरूप होता है। तो कनाडा के हो सकते हैं, यूरोप में इंग्लैंड के मैदान हो सकते हैं, ग्रीनलैंड के हो सकते हैं, आप साउथ पोल में चले जाइए तो अंटार्कटिका के मैदान हो सकते हैं। तो ऐसे ही जितने भी। लावा की बात करें, लावा मैदान जो होते हैं, लावा प्लेन्स जो होते हैं, लावा प्लेन, लावा शब्द तो जानते ही होंगे, कई बार पढ़ा हम लोगों ने। तो ये ज्वालामुखी अपरदन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी के निष्कासन से जो उसका लावा बहकर आता है, तो वो जिन मैदानों का निर्माण करता है, पहाड़ों का भी निर्माण करता है, पठारों का भी और मैदानी क्षेत्रों का भी। तो ये मैदान जो है वो लावा मैदान कहलाते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये ऊंचे होते हैं, ये तल से काफी ऊंचे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लावा जमा हो रहा है बड़ी मात्रा में आकर। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, इनमें बहुमूल्य धातुएं होने की वजह से ये काफी उपजाऊ मैदान होते हैं। जितने भी लावा के मैदान हैं ये ध्यान रखिएगा। जैसे भारत में आप काली मिट्टी के जितने भी क्षेत्र हैं वो ले सकते हैं। इटली के नेपल्स के क्षेत्र हैं, आइसलैंड के क्षेत्र, अर्जेंटीना के मैदान, न्यूजीलैंड के मैदान, तो ये सब हैं। खासतौर से भारत में जो काली मिट्टी के क्षेत्र हैं, जैसे आप डेक्कन प्लेटू में देखते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में, तो ये सब क्या है, लावा के मैदान ही कहलाते हैं। इसके बाद है लोयस के मैदान। लोयस शब्द से ध्यान रखिएगा, लोयस शब्द खासतौर से वायु अपर्दन प्रक्रिया के कारण ही निर्मित होने वाले मैदान होते हैं।
वायु अपर्दन की प्रक्रिया से मतलब ये है कि वायु का जो जमा करती है, यहाँ पर भी वायु अपर्दन की प्रक्रिया है और यहाँ पर भी वायु अपर्दन की प्रक्रिया है। यहाँ पर उड़ाकर ले जाने से जो स्वरूप बनता है मैदानों का वो है, और यहाँ पर जमा करने से जो स्वरूप बनता है, जमा करना मतलब निक्षेप करने से जो स्वरूप बनता है वो है। जैसे भारत में आप राजस्थान में थार का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा ले लीजिए, सहारा के मरुस्थल ले लीजिए, या दुनिया की जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वो ज्यादातर, खासतौर से चीन के जो लोयस के मैदान हैं वो काफी प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखिएगा। झील के मैदान, लेस्ट्रियन प्लेन। झील के मैदान का मतलब ये है कि जब रिफ्ट घाटी हो या ऐसी कोई संरचना जिससे बड़ी मात्रा में कमजोर चट्टानें टूटने की वजह से पानी के बहाव की स्थिति हो, या कमजोर चट्टानें टूटने की स्थितियां हो उसकी वजह से, या किसी भी चीज के धंस जाने की वजह से कहीं पर पानी भर गया और वो जो नदी का या समुद्र का पानी बहकर आया अपने साथ बड़ी मात्रा में सिल्ट बहा कर लेकर आया, तो झीलों के किनारे किनारे जो मैदान बन जाते हैं या झीलों के किनारे की जो संरचना निर्मित हो जाती है वो मैदानी प्रकार की हो जाती। कई स्थानों पर ऐसा होता है। तो ऐसे जितने भी मैदान हैं वो सारे के सारे मैदान क्या हैं? झील के मैदान कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, झीलों के किनारे के जितने भी मैदान हैं ऐसे ही सारे के सारे हैं। जैसे नीदरलैंड के क्षेत्रों में हमको ऐसे मैदान काफी दिखाई पड़ते हैं। थोड़े बहुत आप उत्तर भारत में कश्मीर के क्षेत्रों की बात कर लिए, जहां पर हालांकि वो मैदान पूर्णतया नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन वहां पर जहां पर कश्मीर के क्षेत्रों में हमको बुल और या अन्य प्रकार की बुलर ये झील हो गई या अन्य प्रकार की जो झीलें हैं उन झीलों के किनारे जो खेती होती है वो हमको इन्हीं प्लेन्स पर दिखाई पड़ती है, जो छोटे छोटे ही सही बनते हैं। अगला है संप्राय मैदान या पेनी प्लेन। पेनी प्लेन या संप्राय मैदान जो होते हैं ये ऊंचे भागों के समतलीकरण प्रक्रिया से निर्मित होते हैं। अर्थात कुछ ऊंचे भाग हैं वो या फिर टूट गए हैं, उनकी सिराएं नष्ट हो गई हैं, या कोई ऐसी प्रक्रिया हुई है जिससे उनका ऊपरी भाग जो है वो समतल हो गया है। चाहे वो मानव निर्मित प्रक्रियाएं हों चाहे प्राकृतिक प्रक्रियाएं हों, उनकी वजह से ध्यान रखिएगा, चाहे वो मानव निर्मित हो चाहे वो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, उनकी वजह से ऊपरी भाग जब समतल हो जाता है तो वह पेनी प्लेन कहलाते हैं, संप्राय मैदान कहलाते हैं। जैसे आप अमेरिका का पिडमंड का क्षेत्र ले लीजिए, पिडमंड प्लेन, इसीलिए इनको पिडमंड प्लेन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अमेरिका के क्षेत्र हो सकते हैं। भारत में आ जाइए तो अरावली के क्षेत्र हैं, अरावली में लोगों ने कब्जा कर लिया है, खेतीबाड़ी शुरू कर दी है, अरावली की पहाड़ियां नष्ट हो गई हैं, मैदान बन गए हैं, खेत बना दिए गए। तो ये जो संरचना है, चाहे वो मानवीय प्रक्रिया हो चाहे प्राकृतिक संरचना हो, उसकी वजह से जो स्वरूप बनता है वो संप्राय मैदान, पेनी प्लेन कहलाते हैं। तो जैसे ध्यान रखिएगा, अरावली के क्षेत्र हैं, सतपुड़ा के क्षेत्र हैं, मध्य यूरोप के भी क्षेत्र हैं, पेरिस के भी क्षेत्र हैं, अमेरिका के पिडमंड के क्षेत्र हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अगला है रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव मैदान। खासतौर से तटीय क्षेत्रों में ऐसे मैदान बनते हैं। यह मैदान महाद्वीपों के जो मग्न तट होते हैं, कॉन्टिनेंटल सिल्ट सेल्फ का जो क्षेत्र होता है, मग्न तट का भाग होता है, वहां पर निर्मित होते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है उसकी वजह से भी ये बन सकते हैं। तो ये कोस्टल प्लेन इसीलिए इनको कहा जाता है, अर्थात ये उनके किनारे, खासतौर से जो डूबे हुए क्षेत्र हैं, मग्न तट हैं, हमारे महाद्वीपों के मग्न तट हो सकते हैं वो सारे के सारे, तो वहां पर ऐसे मैदानों का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, चाहे इनको हम रचनात्मक कहते हैं चाहे तटीय मैदान कहें, बात दोनों एक ही हो जाती है इनका, क्योंकि विभाजन एक ही प्रकार का है। दूसरी चीज ये है, जैसे हम भारत में कोरोमंडल का क्षेत्र लेते हैं, खासतौर से दक्षिणी भारत का कोरोमंडल तट, ये बिल्कुल ऐसा ही है जो चावल की खेती के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखिएगा। अमेरिका में हम फ्लोरिडा के तट देखते हैं, अमेरिका के जो फ्लोरिडा के तट हैं वो एक प्रकार के कोस्टल प्लेन ही हैं, और या हम ये कहें कि वो रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव प्लेन है सारे के सारे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैदान है दुनिया भर के, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त ये दो शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, मोनैड नॉक।
मोनैडनॉक को ध्यान रखिएगा, ये पेनी प्लेन में पाई जाने वाली जो कठोर चट्टानें होती हैं वो उन्हीं से निर्मित होने वाले मैदान है पेनी प्लेन में। या जैसे भाई अरावली की बात करें तो अरावली का क्या है, कठोर चट्टानों का ही क्षेत्र है, तो उसका जो क्षेत्र कठोर चट्टानों का बचा हुआ क्षेत्र है वो मोनैडनॉक कहलाता है। पोल्डर्स जो है ये आपके हॉलैंड या नीदरलैंड में पाए जाने वाले मैदान है जो समुद्र तल से काफी नीचे हैं, तो वो नीचे संरचना वाले हैं पोल्डर्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों, तो ये प्लेन है हमारे, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी क्रम में ये जो जलोढ़ मैदान है उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलुवियल, और क्योंकि इसमें कई संरचनाओं का निर्माण होता रहता है तो उन संरचनाओं के कारण उन संरचनाओं पर कई बार प्रश्न आते रहते हैं। तो इसका चित्र जरूरी है बनाना, तो इसको बना लेते हैं जब तक।